इसके घर से जाने की देर थी। वो जल्दी से अपनी पैंट पहनती शर्ट को बाजू फोल्ड किए खुद भी घर से बाहर जाने लगी, मगर बाहर से दरवाजा लॉक किया हुआ था और फईद की यही हरकत ईशा को गुस्सा दिला गई, जिसका इजहार इसने जोर से दरवाजे को ठोकर मारते हुए किया। कितना कमीना इंसान है, ये दरवाजा लॉक करके गया है। शिट, अब क्या करूं मैं, क्या करूं। हाँ, पहले इस घटिया सी चीज को अपनी बाजू से उतारती हूँ, वरना ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। खुद से कहते एक फैसला करते हुए वो किचन में जाकर छुरी ढूंढने लगी और इसके मिलते ही वो इस घड़ी नुमा चीज को अपने बाजू से निकालने लगी। लेकिन छुरी से भी काम ना बना तो इसने जोर से इस छुरी को जमीन पर फेंक दिया। इस घर में कोई और चीज क्यों नहीं है जिससे मुझे मदद मिले? ये कैसी जगह है आखिर? अब क्या करूं मैं? मुसलसल चलते हुए वो तेजी से अपने दिमाग को काम पर लगाए सोचने लगी, जब अचानक इसके दिमाग में एक बात आई और मिनटों में इस पर अमल दरामद करने का इसने सोच लिया। हाँ, वो जो कमरा इसने कहा था कि बाद में मुझे दिखाएगा, जरूर बाहर जाने का रास्ता वहां पर ही मौजूद होगा। तभी ऐसे बोला इसने, अगर मैं यहाँ से भागकर ही रहूंगी। खुद से कहने के साथ ही भागकर वो इस कमरे की तरफ गई और जल्दी से दरवाजा खोल अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर का मंजर देख एक खौफनाक चीख इसके मुंह से बरामद हो गई। वजह इसके सामने कसाई खाने का मौजूद होना था, जहां पर लाशें और कंकाल की काफी तादाद मौजूद थी। वहीं सामने दीवार पर बहुत सी लड़कियों के सर लटकाए हुए थे। एक सर अभी भी थोड़ा सा सही हालत में लटका हुआ था, जबकि बाकी सब की हड्डियां निकली हुई थी। ये सब देख ईशा खौफ से बेहोश होने लग गई, लेकिन फिर अचानक वो होश से काम लेती खुद को संभालने लगी। ईशा, अगर तुमने अब हिम्मत ना दिखाई तो कल को शायद तुम भी इस जगह पर मौजूद होगी। हिम्मत कर और आगे बढ़, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, यूं हार नहीं मान सकती तुम। खुद को दिलासा देते हिम्मत बांधकर वो डरते डरते इस कमरे में कदम उठाने लगी, जब इसे सामने एक अलमारी नुमा चीज नजर आई। ईशा ने कांपते हाथों के साथ इस अलमारी को खोला तो अजीबो गरीब हथियार की बरसात ही हो गई। हर किस्म के हथियार यहाँ पर मौजूद थे। खौफ से कांपकर जल्दी से इसने एक हथौड़ी को उठाया और अपने हाथ में पहनी इस घड़ी को हल्के से मारा। पहले वार पर ही वो थोड़ी सी टूट गई थी, जिससे इसे काफी हिम्मत मिली और फिर से इसने एक जोरदार वार इस घड़ी पर किया। अब मजीद वो थोड़ी सी टूट गई थी। फिर जैसे ईशा ने तीसरी दफा मजीद तेज से वार किया तो वो हथौड़ी गलती से इसके हाथ पर ही लग गई, जिस पर वो जोर जोर से चीखते हुए रोने लग गई। मेरा हाथ, अल्लाह मैं क्या करूं, शायद टूट गया है, चीखते हुए कहते कुछ देर बाद हिम्मत बांधते वो अपने आंसू साफ करने लगी। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा ईशा, वरना अगर यहाँ से ना निकली तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या कुछ करेगा, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। खुद को समझाते हिम्मत करते हुए वो अपने टूटे हाथ से इस घड़ी को निकालने की कोशिश करने लगी। चीखों पुकार के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो इस घड़ी को अपने हाथ से निकालने लगी, मगर जब आखिर में ईशा ने जल्दी से इस घड़ी को अपनी कलाई से निकाला तो एक झटका लगने की वजह से मजीद इसकी बाजू की हड्डी टूट गई। लेकिन ईशा फिर भी उठकर कलाई को यूं ही थामे इस कमरे के मजीद अंदर जाने लग गई। लेकिन इस कमरे में खून, जिस्म के अज़ा और कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं था, जब अचानक बाहर का फईद ने दरवाजा खोला और जोर से ईशा को आवाज देने लग गया। परी बेबी, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से आ जाओ यार, देखो क्या क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। फईद के पुकारने पर वो जल्दी से वहां मौजूद टेबल के पीछे छिप गई, जबकि वो सीढ़ियां चलता ऊपर आने लगा। जान कहाँ पर हो तुम? जल्दी से बाहर आ जाओ। लो, कमरे में भी नहीं हो तुम, कहाँ चली गई हो यार? परी आ जाओ भी। ईशा को पुकारते अचानक इसकी नजर कसाई रूम के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। अगले ही पल लातादाद चिकनी इसकी पेशानी पर नमूदार हो गई थी। परी, तुम मेरे फेवरेट रूम में अभी ही क्यों चली आई हो यार? मैं तुम्हें खुद लेकर चला जाता, थोड़ा सा सब्र भी कर सकती थी तुम। फईद की बात सुन के ईशा ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो खुला हुआ था। खौफ से लरजते वो तेजी से उठी और भागकर दरवाजा बंद करने लगी, मगर इससे पहले ही फईद वहां आ गया और अपने हाथ से दरवाजे को पकड़े इसे मुस्कुराकर देखने लगा। परी, क्या हुआ? दरवाजा बंद क्यों करना चाहती हो यार? क्या अकेले अकेले ही इस रूम में मजे करोगी? मुझे भी तो आने दो प्लीज। परी प्लीज आने दो मुझे अंदर। बाहर में जाओ तुम पागल इंसान। फईद के कहने पर वो गुस्से से इस पर चीख पड़ी, जबकि फईद इसके इस अंदाज पर फौरन पीछे हट गया। तब ईशा ने जल्दी से दरवाजा बंद करके लॉक लगा लिया और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। मैं क्या करूं, वो तो अंदर आ जाएगा। नहीं, कोशिश करो ईशा, कोई तो रास्ता होगा। खुद को हिम्मत देते एक मर्तबा फिर से वो गौर से सारे कमरे को देखने लग गई, जबकि एक जगह छोटा सा दरवाजा मौजूद था जहां से किसी लाश को बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन वहां पर भी ताला लगा हुआ था। उम्मीद की एक किरण मिलते देख वो जल्दी से हथौड़ी उठाए वहां गई
और वार करते हुए इस ताले को तोड़ने लग गई। वहीं शोर की आवाज सुनकर फईद जोश में आता जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग गया। परी तुम क्या कर रही हो अंदर, दरवाजा खोलो अभी। फईद की गुस्सीली आवाज सुन वो जल्दी जल्दी और जोर से वार करते ताला तोड़ने लग गई। वहीं फईद दरवाजे को ठोकने लगाते इसे तोड़ने की कोशिश में मसरूफ हो चुका था। मजीद कुछ वार करते ताला टूट गया, जिस पर खुश होती ईशा जल्दी से लेटकर इस रास्ते से बाहर निकलने लगी। जब अचानक फहीद ने भी दरवाजा खोल लिया और तेजी से वहां आकर पीछे से खींचकर ईशा को बाहर निकाल लिया। छोड़ो मुझे प्लीज, जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दोनों हाथ जोड़े ईशा फहीद की मिन्नत करने लगी। परी क्या हो गया है यार, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? गैर यकीनी के एहसास समेत मुंह खोले फईद इससे सवाल करने लगा, जो कि ईशा को गुस्सा दिला गया। हाँ, क्योंकि अगर मजीद थोड़ी देर भी मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगी। बगैर किसी लिहाज के ईशा चीख पड़ी। परी तुम मेरा दिल दुखा रही हो, मुझे बुरा लग रहा है यार। अब मजीद तुम कुछ और बोलकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रुको 2 मिनट, अभी पुरस्कून करता हूँ मैं तुम्हें। कहने के साथ ही फईद ने अपनी जेब से स्प्रे निकालकर ईशा के मुंह पर कर दी, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। तो फईद इसे उठाए इस कमरे से बाहर निकल गया। न जाने कितनी देर हो गई थी इसे बेहोश हुए, और फिर जब इसकी आंख खुली तो पहले तो वो अपनी आंखों को मसलते हुए ठीक से खोलने लगी, और जब इसका दिमाग काम करने लगा और वो नजरें घुमाती अपने इतराफ का जायजा लेने लगी, तब इसे अपने बिल्कुल सामने फईद शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार होता दिखाई दिया। इसे सजा संवरा शेरवानी में मौजूद देख ईशा ने फौरन खुद को देखा तो वो भी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ इसे खुद को इस हाल में देखे। तभी वो फईद को मसरूफ देख आहिस्ता आहिस्ता बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करने लगी कि फईद की पुकार पर इसके कदम वहीं जम से गए। उठ गई मेरी जान, पलटकर मुस्कुराते हुए वो इससे सवाल गो था। तो तुम ऐसे तैयार क्यों हो रहे हो और मुझे दुल्हन की तरह क्यों सजाया है? बगैर इसका जवाब दिए वो उल्टा इससे सवाल करने लगी। परी क्या हो गया है यार, तुम भूल गई हो मेरी जान, आज सुहाग रात है हमारी। चलो अब जल्दी से तुम बेड पर बैठो, अपने मुंह पर घूंघट कर लो। चलो भी परी, वरना ये भी मुझे जबरदस्ती ही करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, कर रही हूँ। फईद के कहने पर ईशा की नजर बेड के पास पड़ी साइड टेबल पर मौजूद छुरी पर पड़ी, जिसे देख पहले तो वो हैरान हुई कि क्या इसने मुझे मारने के लिए इसे रखा हुआ है, मगर फिर कुछ सोचते वो बेड के करीब हुई और चुपके से इस छुरी को उठा लिया। वहीं फईद भी ईशा के पास आने लग गया था। तब तेजी से घूंघट किए वो बेड पर बैठ गई और फईद भी इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। परी आई लव यू, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम। मैं जानता हूं कि तुम्हें भी मुझसे कितनी मोहब्बत है। मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर ईशा का घूंघट उठाकर वो इसकी गर्दन में अपना हाथ डाले ईशा के होंठों पर झुका, सांसों का तबादला करने लग गया। इसका लम्स पाते ही वो घबराई तो थी, मगर फिलहाल वो खामोश रही, क्योंकि ठीक वक्त का इंतजार था इसे। कुछ देर बाद खुद को सैराब करते हुए फईद इसके लबों को आजाद करते अब ईशा की ज्वेलरी को उतारने लग गया और साथ ही इसकी गर्दन पर अपने लबों की मोहरें सबत करने लगा। लेकिन जैसे ही फईद ईशा के सीने की तरफ बढ़ने लगा, तब ईशा ने जोर से चाकू फईद की बाजू में घोंप दिया और खुद जल्दी से उठ खड़ी हुई। टच मत करो मुझे पागल आदमी, कहा है ना तू इसे जान छोड़ दे मेरी। फईद को घूरते वो गुस्से से चीख ही तो पड़ी थी। वहीं वो हैरानगी से मुंह खोले इसे देखे जा रहा था। परी तुमने मुझे मारा, मुझे यार अपनी मोहब्बत के साथ ऐसा सलूक क्यों किया तुमने? कुछ देर बाद अपने बाजू को देखते जिसमें से खून टपक रहा था, वो इससे सवाल करने लगा। अल्लाह क्या पागल इंसान है, ये दिल करता है जान से ही मार दूं, और तुझे समझ नहीं आता क्या? आई हेट यू, नफरत के सिवा मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं है। क्या चीज हो तुम? इस रूम में इतनी लाशों को रखा हुआ है, डर नहीं लगता तुम्हें कि तुम्हारा क्या हाल होगा? और सबसे बढ़कर अपनी माँ के कंकाल को भी अभी तक। बस परी, अब तुम बहुत ज्यादा बढ़ रही हो। मेरी माँ जिंदा है, समझी तुम? कंकाल क्यों कह रही हो इन्हें? बेड से उठकर खड़े होते वो गुस्से से बोला, लेकिन ईशा खुद इस वक्त हद से ज्यादा गुस्से में थी। फिर भला इस पर क्या असर होना था फईद के घूरने का? अच्छा मैं ज्यादा बढ़ रही हूँ, ठीक है रुक तू। फईद से कहते ईशा अपने पास मौजूद ड्रेसिंग टेबल से सामान उठा कर इसको मारने लग गई, जिससे बामुश्किल बच पा रहा था वो। मर तू यहीं पर, यही है तेरा इंजाम। नफरत ज़दा अंदाज अपनाए वो इसे घूरती कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजा लॉक कर दिया। फिर तेजी से भागते वो इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर जब ईशा ने मेन डोर तक पहुंचकर इस घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो वो नहीं खुल रहा था, क्योंकि दरवाजा लॉक किया हुआ था। उफ, पागल ने लॉक किया हुआ है, इसे अब क्या करूं? इसकी चाबी कहां पर होगी? अब कहां ढूंढूं मैं इसे?
तेजी से अपने दिमाग से काम लेते ईशा इधर उधर चाबी ढूंढने लगी, जब अचानक किसी ने ईशा के सर पर कोई वजनी चीज दे मारी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगले पल कोई ईशा को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था। वो इसे इसी कसाई कमरे में ले गया। फिर जब कुछ देर बाद ईशा की आंख खुली तो खुद को इस खौफनाक कसाई कमरे में पाकर इसका दिल बंद होने लगा। वो इस वक्त एक टेबल पर लेटी हुई थी और इसके हाथों को बांधा हुआ था, जबकि इसके सामने फईद छुरी की धार को तेज कर रहा था। फईद को देख वो हैरान ही तो रह गई थी। तो तुम यहाँ तुम कैसे निकले रूम से? ईशा ने हल्के से कहा तो वो सर उठाए इसे देखने लगा। उठ गई तुम ईशा? कैसी हो? पूरे तरीके से होश आ गया ना तुम्हें? तुम कैसे निकले वहां से और मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? क्या करना चाहते हो मुझसे? फईद की बात का जवाब दिए बगैर वो इसके हाथ में मौजूद छुरी को घूरती बहुत आहिस्ता से बोली। वहीं फईद उठकर इसके करीब आने लगा। ईशा, शायद तुम भूल गई हो कि ये मेरा घर है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रूम में बंद कर दोगी तो मैं वहीं पर ही मर जाऊंगा? नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। हाँ, लेकिन तुम अब मेरी नफरत का शिकार जरूर होने वाली हो। मैं मतलब क्या है तुम्हारा? आखिर करने क्या वाले हो तुम मेरे साथ? फईद के पुरअसरार अंदाज पर ईशा ने हकलाते हुए इसे सवाल किया। वहीं मेरी जान, जो सब धोखेबाज औरतों के साथ करता हूं मैं। ईशा, तुम्हें पता है जैसे लोगों के शौक होते हैं ना, घड़ियां जमा करना, पुरानी नायाब चीजों को जमा करना, ये वो वगैरह वगैरह, बिल्कुल वैसे ही मेरा भी एक शौक है, लड़कियों को जमा करना। वैसे तो अब वो मेरे साथ रह नहीं सकेंगी और इतनी ज्यादा को मैं रखूंगा भी कैसे, इसीलिए मुझे इन्हें मारना पड़ता है, जैसे अब तुम्हें मारूंगा मैं। ईशा को टिकटिकी बांधे देखते हुए वो अपना शौक बता रहा था। वहीं ईशा की खौफ से सांसें रुकने लगी, लेकिन दिमाग से काम लेते वो सोचने लगी कि अब क्या करूं। फईद देखो, फईद देखो, तू तू तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो तुम मुझे तो बिल्कुल मार नहीं सकते हैं ना? नहीं नहीं, मैं अपनी परी से मोहब्बत करता था जो मुझे छोड़कर चली गई है। तो अब तुम सिर्फ आयशा हो जिससे मुझे नफरत है, शदीद नफरत। ईशा के बोलने पर फईद इसे जवाब देता छुरी लिए इसके करीब होने लगा। छुरी देख ईशा का दिल बंद होने लगा था। नहीं नहीं फईद जान, मैं तुम्हारी परी ही हूँ। तुम अपनी परी के साथ ऐसा करोगे क्या? वो सब तो मैं मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो सीरियस ही हो गए। इसीलिए प्लीज मुझे छोड़ दो फईद जान, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, यकीन करो मेरा। अपने अंदाज में मोहब्बत समोए ईशा इससे कहने लगी। वो जानती थी कि फईद जैसे पागल इंसान को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, तभी इसने ऐसा किया। नहीं नहीं नहीं, तो तुम मेरी परी नहीं हो। वो तो डरकर भाग गई है। तुम एक धोखेबाज औरत हो, समझी? रुख फेरे फईद गुस्से से बोला। शायद वो इतना पागल भी नहीं था जितना ईशा को लगता था। फईद जान, नहीं, मेरी तरफ देखो प्लीज, एक दफा देखो तो सही, मैं तुम्हारी मोहब्बत परी हूँ। तुम अपनी मोहब्बत को मारोगे क्या? प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज फईद। ईशा बार बार एक ही बात दोहराने लगी। किसी भी तरह इसे यहाँ से बाहर निकलना था। वहीं फईद गुस्से से चीख पड़ा। नहीं नहीं, तुम चुप करो, बिल्कुल चुप, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो तुम। गुस्से से चीखते फईद ने ईशा के नाजुक होंठों पर तेज धार छुरी रख दी, जिस पर ईशा की खौफ से सांसें भी रुक सी गई थी। कुछ देर बाद जोश से फईद छुरी को ईशा के मुंह में घोंपने लगा कि ईशा ने जोर से चीखते हुए कहा, फईद प्लीज रुक जाओ, आई लव यू, आई रियली लव यू, और अगर तुमने थोड़ी सी भी मुझसे मोहब्बत की है तो प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। एक ही सांस में ईशा ने सब कुछ कह दिया। वहीं फईद ने भी वहीं पर अपना हाथ रोक लिया और टिकटिकी बांधे ईशा को देखने लगा। थैंक यू फईद मुझसे मोहब्बत करने का, अब प्लीज मेरे ऊपर से ये छुरी को हटा दो। आई लव यू फईद, मैं बहक गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, वरना नहीं नहीं, तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए तो मुझे मारा। देखो कितना खून बह रहा है, और बातें भी बहुत सारी सुनाई, तुमने मुझे पागल बोला। सॉरी जान, कहा तो है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। ईशा हर अंदाज से फईद को कायल कर लेना चाहती थी, तभी मुसलसल अपनी बातों के जाल में से फंसाई जा रही थी। नहीं, तुम झूठी हो, तुम झूठ बोलती हो, पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हो, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तुम जैसी झूठी औरत से इस माशरे को साफ ही करना पड़ेगा मुझे। फईद क्या कह रहे हो तुम? सच में आई लव यू। देखो अगर मैं तुम्हें पसंद ना करती होती तो तुम्हें कॉल क्यों करती? सच में आई रियली लव यू, प्लीज यकीन करो मेरा। ईशा के अजहार पर फईद ने जल्दी से इसकी तरफ पीठ कर ली
और हल्के से कुछ बड़बड़ाने लगा। ईशा हैरानगी से इसे देखे जा रही थी और कुछ देर बाद आकर वो इससे गोया हुई। फईद, क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो तुम? इसके सवाल पर फईद ने गुस्से से पलटकर इसे चुप रहने का इशारा किया तो ईशा भी खामोश हो गई। काफी देर बाद फईद ने पलटकर ईशा की तरफ देखा और इसके करीब हुआ। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी मामा वो नहीं। तुमने मेरी मामा को इतनी बेइज्जती की थी, वो तुम्हें माफ कभी नहीं करेंगी। नहीं नहीं फईद, तुम मेरे हाथ खोल दो, मैं आंटी जी से भी माफी मांग लेती हूँ, ठीक है ना मेरा? मैं मना लूंगी आंटी जी को। नहीं, अगर मैंने तुम्हारे हाथ खोल दिए तो तुम भाग जाओगी। ईशा को देखते फईद इससे बोला, फईद मेरी आंखों में देखो, मुझे सच में तुमसे मोहब्बत है। तब मुझे पता नहीं किस चीज का गुरूर था, शायद इस बात का कि तुम मेरे आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो गया है। प्लीज फईद, यकीन कर लो मुझ पर। अगर अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा तो उठाओ छुरी और फेर दो मेरी गर्दन पर। शायद मेरी मौत के बाद ही तुम्हें मेरी मोहब्बत सच्ची लगे। ईशा ये कहकर सहमी सहमी नजरों से इसे देखने लग गई। वहीं फईद छुरी को लिए ईशा के मजीद करीब होने लग गया। ईशा ने खौफ से अपनी आंख मजबूती से बंद कर ली और कांपने लगी। कुछ देर बाद फईद ने इसे छुरी से ईशा के हाथों पर बंधी रस्सी को काट दिया। रस्सी खुलते ही ईशा खुश होती जल्दी से उठ खड़ी हुई। इसे देख फईद ने मुस्कुराते हुए छुरी को अपने पीछे मौजूद छोटी टेबल पर रखा और अपनी बाहों को फैला दिया, यानी ईशा को गले लगने का इशारा किया। तो वो भी डरते डरते फईद के करीब चली गई और फईद को गले लगा लिया। आई लव यू सो मच परी। तुम मालूम नहीं, जब तुमने मुझे यहाँ पर मारा ना तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और गुस्सा भी बहुत आया, और फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। लेकिन देखो, अब तुम्हें खुद ही एहसास हो गया ना, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। कहने के साथ ही इसने ईशा से अलग होकर इसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा और झुकते हुए नरमी से इसके लबों से शराब होने लगा। ईशा इसकी मनमानियां सहती फईद के पीछे पड़े टेबल पर से मौजूद छुरी को उठाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक फईद ने एक झटके से ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और ईशा ने भी जल्दी से छुरी उठा फईद की रान में घोंप दी, जिस पर फईद ने इसे फौरन छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर गई। परी, तुमने फिर से क्यों मुझे मारा? इसीलिए मैं तुझे पागल कहता हूँ। यार, अपनी मोहब्बत को कौन ऐसे मारता है? फईद हैरानगी से इससे सवाल करने लगा। वहीं वो उठकर खड़ी होती इसे देख तंजिया मुस्कुराती रही। क्या साइको आदमी है तू? मैंने तुझसे झूठ बोला और फिर से तूने इसे सच मान लिया। अरे ओ पागल आदमी, मैं क्या तुझ जैसे से तो कोई जानवर भी मोहब्बत ना करे। ये है तेरी औकात, समझा? और हाँ, एक और बात, तेरी माँ मरी हुई है, ये बात अपने दिमाग में घुसा ले साइको आदमी। कहने के साथ ही तेजी से खुद कमरे से निकलकर इसे बाहर से बंद करके ईशा वहां से जाने लग गई, लेकिन इसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था बाहर जाने का। उफ, दरवाजा तो फिर से लॉक किया होगा, तो अब मैं किसी खिड़की को ढूंढती हूँ जहां से निकल सकूं। खुद से गोया होती वो जल्दी से कोई खिड़की ढूंढने लगी। खुद से गोया हुई वो जल्दी से कोई खिड़की ढूंढने लग गई, लेकिन पूरे घर में यार कोई खिड़की मौजूद नहीं थी। ये बात इसे गुस्सा दिला गई। क्या पागल इंसान है, कोई खिड़की मौजूद नहीं है घर में? उफ, क्या को, हाँ, छत तो हर किसी के घर की होती है ना, बस एक ही रास्ता बचा है। मुस्कुराते वो जल्दी से छत की तरफ जाने लग गई, लेकिन छत पर पहुंचते ही इसने नीचे देखा तो वो डर गई। अल्लाह, इतनी ऊंची, अब कैसे मैं नीचे उतरूं? यार, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो कर ईशा। पूरी छत का जायजा लेते वो नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने लग गई कि आखिर किसी साइड से वो नीचे कूदे, मगर इससे पहले वो कुछ कर पाती अचानक फईद वहां पर आ गया। ईशा, अब क्या नीचे कूदोगी तुम? चलो अच्छी बात है, लगाओ छलांग, लगाओ भी। यार, हड्डी वड्डी टूट जाएगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी तुम्हारे कीमा बनाने में। पागलों की तरह हंसते हुए वो अपने आगे के इरादे बयान कर रहा था। वहीं ईशा इसे देखकर बेबसी से रो देने को थी। फिर आ गए तुम, तुम्हें मौत नहीं आती क्या? मर क्यों नहीं जाते? लेकिन इसमें भी मेरी गलती है, तभी मार देती तुम्हें, क्योंकि अब तो तुम जैसे शैतान को इस दुनिया से खत्म करके ही रहूंगी। समझते क्या हो तुम खुद को? तुमने क्या ठेका ले रखा है दुनिया से गंदगी मिटाने का? और अगर इतना ही शौक है ना गंदगी को मिटाने का, तो जाकर इन जैसे लोगों को मारो जो रोजाना पता नहीं कितनी लड़कियों को और बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें कुछ क्यों करोगे तुम? क्योंकि तुम तो खुद इन जैसे हो, इसलिए तो हर लड़की के पीछे पड़ जाते हो, और जब वो तुम्हें ना कर दे तो मार देते हो। अरे ओ पागल इंसान, ना का मतलब ना ही होता है, समझे? लड़की कोई खिलौना नहीं होती कि जब भी जिसका दिल चाहा इसको अपना लिया।
मेरा मेरा दिमाग मत खाओ। तुमने खुद मुझे कहा था आई लव यू, तो अब ये बकवास भी मत करो। मजाक तो तुम जैसी लड़कियां करती हैं हम लड़कों के जज्बात के साथ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता, इधर आओ जल्दी से, मैं तुम्हें मार दूं। नॉर्मल से अंदाज में फईद से अपने पास बुलाने लगा, जैसे वो तो इसकी बात मानते हुए खुशी से बागी बागी इसके पास मरने के लिए पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।